एक खबर से शुरू करूं क्या? दिखाऊं आपको? मैं तो चौंक ही गया। आप भी चौंक जाएंगे। आपको पहले दिखाता हूं, आप देख लीजिए। ये क्या दोस्तों? कांग्रेस ही रेवंत रेड्डी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हैरानी हो रही है कि नहीं मुख्यमंत्री कांग्रेस के, और उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस डिमांड सीबीआई इंक्वायरी इन कैश फॉर वोट केस। आप सोचिए, आश्चर्य हुआ ना आपको? मुझे भी हुआ, लेकिन फिर मैंने बड़े ध्यान से देखा कि ये कब की खबर है। 28 जून 2015 की। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के नए नवेले जो मुख्यमंत्री, दूल्हा भी कह सकते हैं। फिर पता चला दोस्तों, मैंने देखा कि उस समय जब ये खबर है ना, उस समय रेवंत रेड्डी टीडीपी के विधायक थे। तो कांग्रेस जांच की मांग कर रही थी। नए नए घोटाले, नई नई चीजें। अब मोदी सरकार जांच कराएगी तो ये कहेंगे कि मोदी जी बदला ले रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे वॉशिंग मशीन में धुल गया, तुम तो भाजपा पे इल्जाम लगाते थे। ये कौन सा वॉशिंग मशीन है? लेकिन इनकी मुसीबत तो बढ़ेगी, क्योंकि मामला तो चल निकला है, पेच तो फंस गया है। लेकिन मेरी कहानी ये नहीं है दोस्तों, मेरी कहानी तो कुछ और है। और तेलंगाना की ही ऐसी कहानी जिसको देखकर ये सारे के सारे कांग्रेसी या लेफ्ट लिबरल गैंग सबके होश उड़ जाएंगे। जिस भारतीय जनता पार्टी को बड़े हल्के से ले रही है या नैरेटिव सेट कर रही है ना, अभी आपको डिकोड करके बताऊंगा कि कैसे वो भाजपा ही दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। भाजपा को कोसने के लिए कांग्रेस समेत हर पार्टी उत्तर दक्षिण का विवाद खड़ा कर रही है। कोई उत्तर भारत, कोई दक्षिण भारत। अब इस पर तो मैं एक वीडियो दिखा चुका हूं, लेकिन एक कहानी देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। और यही नहीं, तेलंगाना में चुनाव नतीजे पर अगर ये कहे जा रहे हैं तो एक खबर दिखाता हूं कि उसी से पता चल जाएगा कि तेलंगाना का सबसे बड़ा हीरो तो भाजपा का नेता है। सबसे बड़ा फायदा तो भाजपा को मिला। जो लोग भाजपा को दक्षिण में रोकने का ख्वाब पाले बैठे हैं, वो इस तस्वीर को देख लीजिए, बड़े गौर से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। ये हैं रमन्ना रेड्डी, भाजपा नेता रमन्ना रेड्डी। सनसनी है इस समय पूरे देश के लिए, और इनके बारे में खबर भी सुन लीजिए। तेलंगाना में बीआरएस के मुखिया, और जब मुख्यमंत्री थे, चुनाव हो रहा था, के चंद्रशेखर, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री, और कांग्रेस से बनने वाले नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, इन दोनों को एक साथ इन्होंने हराया है, और इसी चुनाव में हराया है। कामारेड्डी विधानसभा क्षेत्र में तीनों एक साथ मैदान में थे। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर, कांग्रेस के होने वाले मुख्यमंत्री, और उसके बाद रमन्ना रेड्डी। लेकिन बाजी किसने मारी? भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन्ना रेड्डी ने। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि रमन्ना रेड्डी का यह पहला चुनाव है। जी हां, पहला चुनाव। केसीआर को करीब 7,000 वोटों से, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को करीब 12,000 वोटों से हार हुई है। जी हां, दोनों मुख्यमंत्री, एक जाने वाले एक आने वाले, है ना विचित्र। और ये तेलंगाना की कहानी बता रहा हूं। और इतने भारी वोटों से हार देखकर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को भाजपा की बढ़ती हुई ताकत पर भरोसा नहीं हो रहा है। जी हां, लेकिन आंख बंद कर लेने से दुनिया तो बदलती नहीं है। और लेकिन अब तो कुछ तो कहेंगे ना, और इसीलिए दिग्विजय सिंह, उनको लग रहा है कि ये जबरदस्त जीत बिना किसी खेल के हो नहीं सकती। उनका बयान देख लीजिए, ये कुछ भी कह सकते हैं, और इसीलिए ये बात आपको बताता हूं।
भाजपा की बढ़ती हुई ताकत से परेशान कांग्रेस को कुछ सूझ नहीं रहा है, तो दिग्विजय सिंह इस जीत का कारण ईवीएम को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है, क्योंकि तेलंगाना में भाजपा ने सिर्फ दोनों उम्मीदवारों को ही नहीं हराया, बल्कि पूरे राज्य में पिछली बार यानी 2018 से 2 गुना अधिक मत प्राप्त किए हैं। और जो जीती हुई सीटों की संख्या है वो 1 से बढ़कर 8 हो गई है। आपको यह भी बता दूं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जब 1 सीट जीती थी, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना से, बड़े ध्यान से सुनिए, भाजपा ने 4 सीटें जीती थी। जब विधानसभा में 1 सीट तो लोकसभा में 4 सीट। अब इससे अंदाजा लगाइए कि जब 8 सीट विधानसभा में जीता है इन्होंने, तो 2024 में क्या होगा। और भाजपा के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तेलंगाना में सभी पार्टियों की चुनावी गणित कैसे बदल सकता है, सब जानते हैं। यह भी जान लीजिए दोस्तों कि भाजपा के कारण ही कांग्रेस और बीआरएस में जीत हार का अंतर सिर्फ 2% रहा है और बीआरएस के मत प्रतिशत में 10% तक की कमी आई है, जिसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास आया है। केसीआर, जो तेलंगाना में 2 बार से मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तेलंगाना में पिछले 2-3 सालों में जो उपचुनाव हुए उससे ही समझ गए कि राज्य में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि इन चुनावों में दोस्तों भाजपा की जीत लगातार हो रही थी। और मैं तो कई बार आपको न्यूज भी दिखा चुका हूं। और इसके बाद आपको याद होगा, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भाजपा ने न केवल जबरदस्त जीत हासिल की, बल्कि दूसरे स्थान पर पहुंच गई। ये जो हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव था, उसमें भाजपा ने बीआरएस की सहयोगी पार्टी एआईएमआईएम से भी अधिक सीटें जीती थी। भाजपा को 48, एआईएमआईएम को 44 और बीआरएस को 55 सीटें। और भाजपा की ही वजह से इनको बहुमत नहीं मिला था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोस्तों भाजपा जो लक्ष्य तय कर लेती है, उसे पाने के लिए लंबे समय तक एक रणनीति के तहत काम करती है। रणनीति पर काम करने का ही नतीजा है कि 1984 में भाजपा लोकसभा में 2 सीटों से लेकर 2019 में 303 सीटों पर पहुंच गई। भाजपा की रणनीति सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि दक्षिण के राज्यों में, सभी राज्यों में छा जाने की है। जिस तरह से भाजपा अपनी रणनीति से उत्तर भारत, उत्तर पूर्व भारत, सेंट्रल भारत में चुनावी जीत हासिल कर चुकी है, अब वो 2024 के लिए दक्षिण के राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश की 131 सीटें हैं। और इन 131 सीटों में से 60 सीटों को जीतने के लिए पूरे जोर शोर से काम कर रही है। रणनीति सेट हो गया है। बड़े लोगों को देख करके ना पसीने आ जाएंगे, हाजमा खराब हो जाएगा। अमित शाह ने 60 सीटों का लक्ष्य तय टारगेट बना रखा है। और यह भी याद रखिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को दक्षिण भारत के इन राज्यों से 30 सीटें मिली थी, जिनमें से 26 सीटें कर्नाटक से तो 4 सीटें तेलंगाना से थीं। इन 2 राज्यों से थी। लेकिन कर्नाटक के 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को उतनी सीटें नहीं मिल सकी कि वो सत्ता में वापस आ सके। मगर याद रखिए, भाजपा के वोट शेयर में कोई कमी नहीं आई। कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार उन वोटों की बदौलत बनी, बड़े ध्यान से सुनिए, जो उसे जेडीएस से टूटकर मिले थे। मतलब भाजपा से उसके पास वोटर नहीं आए। लेकिन कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद वहां का राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जेडीएस अब तो भाजपा के साथ आ गई है, एनडीए के खेमे में आ चुकी है। तेलंगाना और कर्नाटक के बाद भाजपा की नजर आगे बढ़ी तमिलनाडु पर है। और तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में दशकों से चल रहे सत्ता के खेल को बदलने के लिए भाजपा ने अपने युवा और तेज तर्रार नेता, जो राज्य के पूर्व पुलिस अधिकारी हैं,
उनके हाथों में कमान दे दी है। के अन्नामलाई की एग्रेसिव राजनीति का ही नतीजा है कि आज राज्य में प्रमुख विपक्षी पार्टी की हैसियत से भाजपा मुख्यमंत्री स्टालिन को चुनौती दे रही है। परसेप्शन की लड़ाई है और परसेप्शन की इस रणनीति में डीएमके को भाजपा के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी पड़ रही है। तो एआईएडीएमके इस कदर हाशिए पर है कि उसे कहना पड़ता है कि राज्य में भाजपा नहीं, हम प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं। यानी एआईएडीएमके प्रमुख विपक्षी पार्टी है। यह स्थिति भाजपा ने कर दी है, आईपीएस सिंघम अन्नामलाई ने कर दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी, भाजपा कोई सीट नहीं जीत सकी थी। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को राज्य में 4 सीटों पर जीत मिली। 2021 के इस चुनाव में भाजपा ने राज्य की 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सब पर नहीं लड़ा था, और इन सीटों पर पार्टी का वोट शेयर 34.26% था। इसी तरह पिछले साल राज्य में हुए स्थानीय चुनावों में भाजपा को अब तक की सबसे अधिक 308 सीटें मिली। याद रखिए, और तमिलनाडु में एक तरफ भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई स्टालिन के नेतृत्व को सीधी चुनौती दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी काशी तमिल संगमम के जरिए तमिल की प्राचीन सनातन संस्कृति को वैश्विक मंच दे रहे हैं। और ये चर्चा में हमेशा रहती हैं चीजें दोस्तों, क्योंकि तमिल संस्कृति के योगदान को सम्मान देकर डीएमके और एआईएडीएमके और कांग्रेस की उस कुत्सित रणनीति को जनता के सामने रख रहे हैं, जिसने तमिल संस्कृति को दबाने का काम किया है। और तमिलनाडु में दोस्तों भाजपा इसी एग्रेसिव रणनीति से एनडीए के लिए, बड़े ध्यान से सुनिए, 39 में से 25 सीटें जीतने के लिए काम कर रही हैं। आपको सपना लग सकता है, लेकिन भाजपा को तो सपना भी हकीकत में बदलना आता है। और आगे बढ़िए, तमिलनाडु की ही तरह भाजपा केरल में भी एक एग्रेसिव रणनीति के तहत 2024 के चुनाव के लिए काम कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सबरीमाला के मुद्दे पर एलडीएफ ने जिस तरह से हिंदू आस्था का विरोध किया, उसने केरल के हिंदुओं को एलडीएफ की पिनारी विजयन की सरकार के खिलाफ कर दिया। और इसका असर यह हुआ कि एलडीएफ का वोट शेयर 35.1% तक सिमट कर रह गया और उसे मात्र 1 सीट ही मिली, जबकि भाजपा का मत प्रतिशत बढ़कर 15.6% हो गया। और इसी तरह से भाजपा एक तीसरी ताकत के रूप में उभरकर राज्य में सामने आ चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने केरल में परिस्थितियों के हिसाब से रणनीति में बदलाव किया है। अब युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास की सोच को राज्य में हर घर तक पहुंचाने की रणनीति पर काम हो रहा है। केरल के चुनाव के आंकड़े दोस्तों साफ बताते हैं कि वहां के मतदाता एक्सपेरिमेंटल हैं और वो कभी भी एलडीएफ और यूडीएफ के प्रति अपना रुख बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास की सोच ने हर वर्ग को प्रभावित किया है और इसीलिए सभी वर्ग इसका समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये बात सच है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को और उनके सबका साथ सबका विकास के रास्ते की धमक केरल की आम जनता भी महसूस कर रही है और इसका सबूत केरल में भाजपा का बढ़ता वोट शेयर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाजपा और पीएम मोदी ने जो केरल में रणनीति अपनाई है उससे आने वाले चुनाव में बढ़ता वोट शेयर सीटों में बदल सकता है और इसीलिए वामपंथी दल या कांग्रेस को भाजपा से डर लग रहा है। ये सारी जो कहानी है ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं घूम फिर करके भाजपा में आ रही है और तभी ये लड़ाई छिड़ रही है। तो कुल मिलाकर साथियों, राष्ट्रवाद की सोच को लेकर आगे बढ़ने वाली भाजपा को 80 के दशक में
आज की इंडी अलायंस वाली पार्टियां ही खारिज करते हुए कहती थी कि विभिन्नताओं से भरे भारत में राष्ट्रवादी राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन भाजपा की विचारधारा इस देश की संस्कृति और मिट्टी से जुड़ी थी। इसीलिए एक विश्वास के साथ ये पार्टी हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ती रही और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि देश के हर क्षेत्र में सिर्फ दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। और ऐसे में इंडी अलायंस की पार्टियां एक बार फिर कह रही हैं कि भाजपा दक्षिण में वो करिश्मा नहीं कर सकती है जो उसने शेष भारत में करके दिखाया है। लेकिन लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम और उसकी राजनीतिक पार्टियां ये भूल रही हैं कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी उस सनातन संस्कृति के कमल है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व तक एक सत्य के रूप में 140 करोड़ों लोगों को जीवन शक्ति देता है। भले ही उनके रंग रूप अलग हो, लेकिन धड़कनें बिल्कुल एक हैं। तो ये कोशिश की दोस्तों कि मैं एक कहानी जो तेलंगाना के जरिए गलत रूप में, विकृत रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही है, गलत नैरेटिव के रूप में, उसकी सही समझ इस देश की जनता को, जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं और जो छुपाया जा रहा है उसकी कहानी कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रही है, यही सच्चाई है और इसको झुठलाने के लिए एक बड़ा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और उसी का मैंने पर्दाफाश करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों, इतनी मेहनत से कहानी लेकर आता हूं तो आप भी अपना स्नेह दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, कल लाइव के दौरान पता चला कि फिर कुछ लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं, तो आप डिजिटल फ्रॉड में बिल्कुल न जाएं। कोई कुछ भी लोभ लालच दे, कृपया आप बचें, आप उसमें न जाएं। आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।